हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2021 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर हमको एक से दो ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभिकथन है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण दिया हुआ है, व्यक्तियों में विकास की भिन्न दरों पर होता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, इस कारण से 11 महीने में बच्चा चलना सीखता है, दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और इस कारण से हो रहा है, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही है और आर यानी कारण सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो जो हमारा विकास है वो इन तीनों पर निर्भर है, क्योंकि इन तीनों के जटिल सम्मिश्रण से ही हमारा विकास होता है। जटिल रूप से संबंधित होते हैं ये तीनों कारक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, यानी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है? तो देखिए, प्रतीकात्मक खेल से मतलब है कि बच्चा किसी वस्तु को कोई दूसरी चीज मान लेता है और उससे खेलता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे ईंट को कोई कार की तरह अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रतीकात्मक खेल है किस अवस्था में आता है हमें बताना है। तो देखिए, ये प्रतीकात्मक खेल है जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यानी 2 से 7 वर्ष में। और 2 से 7 वर्ष में होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? सबसे पहले प्रभावित करने वाली संस्था जो उनका सामाजिकरण करती है वह क्या है बताना है। किताबें और पत्रिकाएं तो वो बाद में सीखता है, मीडिया भी बाद में देखता है, धार्मिक संस्थान भी बाद में ही आते हैं, लेकिन सबसे पहले उसका सामाजिकरण परिवार से होता है प्राथमिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी के एक लंबे और संकीर्ण गिलास के चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है, पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास के चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। अर्थात यह पानी रखा हुआ है, फिर आपने इसमें उसको डाल दिया चौड़े बर्तन में, तो पानी की समान मात्रा है वो ये नहीं पहचान रही है, वो कह रही है कि इसमें ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा फैला दिख रहा है। तो ऐसे वो करना विफल रहती है, उसे समझ नहीं आता है कि ये दोनों में पानी उतना ही है, समान मात्रा रहती है, ऐसा बता नहीं सक रही है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? पियाजे कहते हैं कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, उसको पता नहीं चल रहा है कि इस प्रकार बर्तन के आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। तो पियाजे कहते हैं कि यह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य केंद्रित व्यवहार नहीं करती है। ये ऐसा नहीं है, प्रतीकों का इस्तेमाल भी नहीं है और न ही नकल है। इस प्रकार से जब हो रहा है कि रिवर्स नहीं कर पा रही है, इधर से उधर दोनों एक ही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं में से एक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ऐसा कहते हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट जो है और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव क्यों होता है? हमने जो भी सीखा है उसको उससे हम कैसे ज़्यादा सीखते हैं। तो देखिए, इनाम की बात नहीं करते हैं लेव वाइगोत्स्की,
सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात कोलबर्ग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाषा के बारे में बात करते हैं। वाइगोत्स्की की भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिपक्वता की बात नहीं करते हैं, ना ही संगठन और संतुलन की बात करते हैं। ये बात करते हैं पियाजे इन दोनों की। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषताएं हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या है, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध है। तो ऐसा प्रगतिशील कक्षा में होता है कि बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, शिक्षक अच्छा संबंध होता है, उनमें दोनों वार्तालाप करके सीखते हैं। बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है सीखने के लिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित में ऐसा नहीं होता है। व्यवहारवादी और शिक्षक केंद्रित कक्ष में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। गलत बात है। बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे खुद से ज्यादा सीखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। बिल्कुल सही है, खुद से एक्टिविटी कुछ ना कुछ करके सीखते हैं, कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखे जाते हैं। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। गलत है, निष्क्रिय रूप से नहीं करते हैं, सक्रिय रूप से कहा जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर द्वारा परिभाषित की जाती है? तो देखिए, स्व विवेक खुद से अपना निर्णय ले रहे हैं। अच्छा लड़का अभिविन्यास में बच्चे दूसरों का अनुमोदन चाहते हैं कि वे दूसरे मेरी प्रशंसा करें, ऐसा चाहते हैं। अच्छा लड़की उसके अकॉर्डिंग ये नैतिक निर्णय लेते हैं। सामाजिक अनुबंधन में ये सबको पालन करना चाहिए, सामाजिक नियम, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर भी खुद का नैतिक निर्णय नहीं है, समाज का है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है तो यह भी समाज का ही है। लेकिन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में बच्चे जो है खुद स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित करते हैं अपनी कार्यवाही को। अपना जो भी कार्य है वो खुद के निर्णय या खुद की नैतिकता के आधार पर, जो कि मूल अधिकारों पर आधारित होता है, उसके द्वारा ये निर्णय लेते हैं। तो सबसे उचित उत्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो देखिए यहाँ पर दूसरों की मनसाओं, भावनाओं, व्यवहारों की बात आ रही है। और जब दूसरों की बात होती है तो हिंदी में शब्द आता है अंतर। और जब खुद की बात होती है तो अंतः शब्द आता है, अंतःकरण हम बोलते हैं, यानी खुद का हृदय। तो यहाँ अंतः तो नहीं होगा क्योंकि यह खुद की बात हुई। प्रकृतिवादी नहीं है, यहाँ पर पेड़ पौधों या फिर हमारे आसपास की प्रकृति के बारे में बात होगी। स्थानिक में यहाँ हमारे जो स्पेस है, स्थान है, उसका कैसे उपयोग हो रहा है उसके बारे में बात होगी। यहाँ पर बात हो रही है दूसरों की भावनाओं, व्यवहारों और मनसाओं की। तो यहाँ पर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए तो गलत बात है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, गलत है। वहाँ पर अलाउ करना चाहिए स्कूल में, जिससे उनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो सके। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए, गलत ही है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है?
लड़कों को उपहार में खेलने के लिए कार दे रहे हैं, लड़कियों को क्या दे रहे हैं, गुड़िया व चित्रकारी। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता है, पक्षपात किया जा रहा है कि लड़के ऐसा करना चाहिए लड़कों को, और लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जेंडर स्थिरता, जेंडर समता या जेंडर सशक्तिकरण नहीं है, जेंडर पक्षपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? व्यक्तिगत वाक कर रहे हैं बच्चे, खुद से सोच रहे हैं कल्पना करके कि हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, खुद से बच्चे सोचने लगते हैं, आपने देखा होगा ऐसा। तो ऐसा बात करते हैं व्यक्तिगत वाक। तो ये शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसको इसके लिए या क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए यदि बच्चे ऐसा करते हैं? उसे हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। गलत बात है, हतोत्साहित करने से तो अच्छा नहीं होगा, उनको अधिगम को बढ़ाना है। तो किस प्रकार आपको सहायता करनी होगी? शिक्षिका का कार्य है कि बच्चों का अधिगम करवाए। तो यदि हतोत्साहित करेंगी तो अधिगम भी अच्छा नहीं होगा। उसे हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। नहीं, खुद से बात करते तो वह और ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। सही बात है। इससे क्या होता है, बच्चे कैसी एक्टिविटी करना चाहिए और क्या-क्या कर सकते हैं, उसको कैसे हम और सीख रहे हैं, इस प्रकार से वे खुद से बात करके और भी अपने आप को स्वनियमन कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को अच्छे से कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं खुद के लिए। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। तो परीक्षण करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, तो ये गलत है। संदर्भ में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य हमारा ये नहीं होता है कि केवल हम उसका परीक्षण करें, मुख्य उद्देश्य तो नहीं होता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलेगी। तो यह बिल्कुल सही बात है, प्रश्न पूछने से ऐसा होता है, लेकिन हमें बताना था क्या सही नहीं है। ये तो सही है, अर्थात यह उत्तर नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह भी सही है, अर्थात उत्तर नहीं है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, यह भी बात सही है, अर्थात यह उत्तर नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना सहायक नहीं है। लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर भी सहायक सहायक नहीं है। अनम्य स्कूल कैलेंडर नहीं होना चाहिए। अनव्य मतलब रिजिड है कि वह बदल नहीं सक रहा है। अनव्य मीन्स रिजिड, बदल नहीं सकता है। तो लचीला पाठ्यक्रम तो अच्छी बात है, लेकिन कैलेंडर आपने तो रिजिड कर दिया, आपने बिल्कुल अनम्य कर दिया कि चेंज होगा ही नहीं, इस डेट को इस एक्टिविटी होनी है तो होनी ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भी गलत है। एक सही पक्ष लिखा हुआ है, दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास होना चाहिए। इससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को हम कार्यान्वित कर सकते हैं, क्योंकि यदि बच्चों को रहने की वहाँ व्यवस्था होगी तो सभी बच्चे आसानी से वहाँ पर रह सकेंगे और सीखने को बढ़ा सकेंगे। उचित उत्तर यही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव पक्ष लिखा हुआ है, नकारात्मक है, क्योंकि जो कैलेंडर है वो लचीला होना चाहिए था। सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी काम नहीं करेगा, आपको लचीला शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाना होगा। समावेशी शिक्षा में विभिन्न अशक्तता वाले बच्चे भी हैं, विभिन्न शारीरिक अशक्तता, मानसिक अशक्तता या अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं। तो इस प्रकार करना सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? आंख का तालमेल नहीं हो रहा है,
और शरीर की निपुणताएं अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर। तो यह गणित के बारे में नहीं है। गुणज वैकल्य गणित के बारे में होता है। पठन विकल्प पढ़ने के बारे में होता है। यहाँ तो शरीर और आंखों के तालमेल की बात हो रही है, तो यह गुणा पठन या भाषा के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ गति समन्वय वैकल्प की बात हो रही है कि जो बच्चा है वो गति नहीं कर पा रहा है अच्छे से अपने हाथ पैरों की या आँख की, ये कोई व्यक्ति है। तो इसमें गति वैकल्य है, गति वाला विकार है कि हाथ पैरों को अच्छे से नहीं चला पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। तो अच्छा है, क्योंकि दृष्टि बाधिता है तो आप मौखिक रूप से स्पष्टीकरण, थोड़ा बहुत चित्र तो दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो मौखिक रूप से आप स्पष्ट करके बता रहे हैं। इन विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स दें। हस्तलिखित नोट से समझाएंगे कैसे आप? उन्हें तो मौखिक रूप से स्पष्टीकरण बताना ही होगा। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करेंगे, वैसे ही दृष्टिबाधित बच्चा है तो गलत होगा। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला नहीं देना है, समावेशन करना है, अर्थात सबको साथ में पढ़ाना है। तो आप चित्रकारी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए ये नहीं पूछा गया है, किससे बचना चाहिए ये पूछा गया है। तो हम क्या करना चाहिए उनको अलग कर देंगे, और जो नहीं करना चाहिए या बचना चाहिए वो हमारा उत्तर हो जाएगा। उन्हें दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल तो करना चाहिए, लेकिन हमें बताना है बचना किससे चाहिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व देना और सम्मान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को भी शामिल करना चाहिए। यह तीनों बातें करनी चाहिए, इनसे बचना नहीं चाहिए। हमें बताना है कि किससे बचना चाहिए। उन सब प्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है, कोई काम के ही नहीं है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और इसी से हमें बचना चाहिए, और यही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का युग्म है? कि बच्चों की दिव्यांगता है और उनका समावेशन करना है, कक्षा में सबके साथ पढ़ाना है, तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए या सही रणनीति कौन सी है? अब देखिए, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशील व्यवहार विकार। तो इसमें क्या है, बच्चा ध्यान नहीं देता है, ध्यान भटक जाता है उसका जल्दी जल्दी। तो लंबी अवधि की फिल्में दिखाएंगे तो क्या उसका ध्यान बना रहेगा? गलत है, पहले ही उसका ध्यान भटक रहा है, फिर आप लंबी अवधि की फिल्में दिखा रहे हैं। स्वलीनता, जितनी हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या। पठन वैकल्प जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। वाक बाधिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो देखिए, स्वलीनता में क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या। तो बिल्कुल सही बात है। स्वलीनता में क्या होता है, जो बच्चा है या इस प्रकार का जिनको विकार है, उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और उससे कम्युनिकेट करने यानी वार्तालाप करने, दूसरों से बात करने, समायोजन करने, और जो भावनात्मक रूप से बच्चा जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाता है चीज़ों को, या फिर अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता है। तो उसको क्या करना चाहिए, एक समय पर एक ही चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो काम नहीं कर रहा है उसका तंत्रिका तंत्र, और उसका जो फिजिकल बॉडी है वो भी वर्क नहीं कर रही है अच्छे से। साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी बच्चा सही नहीं है, और कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहा है। तो उसको एक ही समय पर एक ही चीज़ सिखानी चाहिए, और जितना हो सके एक ही समय की समय सारणी या दिनचर्या एक ही चीज़ सिखानी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। पठन वैकल्य जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। पहले ही पढ़ने की विफलता है, अक्षमता है, और आप फिर जटिल गणना देंगे तो यह भी गलत ही है। वाक बाधिता,
मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। वाकबाधिता है और आप ये कह रहे हैं कि बच्चा केवल बोल करके दिखाएगा तभी आप मूल्यांकन करेंगे, तो यह भी गलत ही है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे ही स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात जो शिक्षक है वो महाज्ञानी है, वो जो भी बताएगा वो सीधे सीख लेगा विद्यार्थी। तो क्या यह सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं बाहर से, कुछ स्कूल से बाहर से भी वो कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं। केवल शिक्षक ही स्थानांतरित नहीं करता है अधिगम को या जो भी सिखाना है उसको। तो ये बात गलत है, कथन तो सही है लेकिन कारण बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हुआ ऑप्शन 3, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, बिल्कुल सही है। जो उन्होंने पहले से समझा है, माना है, उसके आधार पर वो नया सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, ये आधार नहीं होता है उनके सीखने का। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, यह भी नहीं होता है। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो ज्ञान का आधार कैसे होगा? तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हुआ ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, सही कथन है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, ये बात गलत है कि सीखने का सभी कार्य दिमाग में होता है, यह सही नहीं है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत ही सी समझ लेकर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। संस्कृति से कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम यही असफलता के लिए जिम्मेदार है। असंदर्भित है, किस संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चों के काम आएगा भी नहीं है या नहीं, ये भी पता नहीं है, तो यही असफलता का कारण है। यदि उनके काम का या रुचिपूर्ण होता तो बिल्कुल विद्यार्थी सफल हो जाते। तो यही है इनकी असफलता का जिम्मेदार। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, इससे तो बच्चे सफल होंगे। विद्यार्थी केंद्रित में भी विद्यार्थियों को शामिल करेंगे सिखाने में, तो ये भी हाँ भी अच्छे से ही सीखेंगे, असफलता नहीं होगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, जो बच्चा जैसा सीखता है उनकी विभिन्नताओं के आधार पर, तो यह भी सफलता का कारण होगा, असफलता का नहीं। और जो असफलता का कारण है वह है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। विनम्र, आंशिक या निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय रूप से विद्यार्थी को भाग लेना चाहिए यदि प्रभावी अधिगम करना है, अच्छे से सीखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल अर्थात मेटाकॉग्निशन, जिसका अर्थ होता है कि आपने ऐसा क्यों किया या आप क्यों सीख रहे हैं इस प्रकार से, धीमी क्यों है गति आपकी, तेज क्यों है, ऐसा आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों सीख रहा हूँ, इसलिए ऐसा आप चिंतन करते हैं या ऐसा आपको कौशल है, तो वह चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अधिगम भी नियमित होगा उससे कि और ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं यदि आप धीमे सीख रहे हैं, और चिंतन भी कर सकते हैं, चिंतन को भी बढ़ा सकते हैं। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत बात है, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। केवल विषय वस्तु रटने पर निर्भर नहीं है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को नहीं दर्शाते हैं। बच्चा वह नियमित कर सकता है कि उसका संज्ञानात्मक विकास यदि धीमा है तो तेज कर सकता है, यानी कि नियमन कर रहा है यहाँ पर अपनी सोच और अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत बात है। हम गलतियां करके ही ज़्यादा सीखते हैं। एक शिक्षक को, यहाँ शिक्षक है या शिक्षिका पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। यह भी गलत है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जाना चाहिए। यस, ऐसा ही करना चाहिए। यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसकी गलती के आधार पर आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए और उसे स्पष्ट करना चाहिए और अर्थपूर्ण अधिगम अच्छे से सिखाना चाहिए जिससे कि वह समझ पाए। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। गलत बात है, बिल्कुल सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर जो कथन सही है त्रुटियों के बारे में वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों की प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों को काफी हद तक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, संवेगों से प्रभावित होते हैं। पॉजिटिव रूप में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं संवेग अधिगम को और घटा भी सकते हैं। तो दोनों तरीके से संभव है। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह भी गलत ही है। सकारात्मक संवेग है तो अधिगम भी सकारात्मक और सूचना प्रसंस्करण भी सकारात्मक होगा। नकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह भी गलत ही है। तो यहाँ पर सबसे उचित उत्तर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस प्रकार के लक्ष्य का उदाहरण है? देखिए, गोल सेटिंग्स होती है, हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं। इसमें होता है एक में होता है मास्टरी करने के लिए और दूसरा होता है परफॉर्मेंस करने के लिए। मास्टरी में क्या होता है, यानी महारत हासिल करने के लिए हम खुद से अपनी रुचि के आधार पर सीखते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस करना है यानी प्रदर्शन करना है तो हमें दूसरों से कंपैरिजन करके करते हैं कि यह इतना आगे है तो मैं इससे आगे जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो टाइप हो गए, एक मास्टरी और एक परफॉर्मेंस, दो ही टाइप के होते हैं। तो मास्टरी में खुद से आप सीखेंगे खुद की इच्छा के आधार पर, लेकिन परफॉर्मेंस में दूसरों से कंपटीशन करेंगे। और परफॉर्मेंस में भी दो होते हैं, एक होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और एक परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये संप्रत्यय जो है ये कैसा है। जिज्ञासा को संतुष्ट कर रही है यानी खुद ही अपनी जो है अधिगम को मास्टर करने के लिए या संप्रत्यय को महारत हासिल करने के लिए सीख रही है यहाँ पर। तो ये किस प्रकार का लक्ष्य हुआ? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य हुआ। परिहार में क्या होगा कि आप कुछ बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं उस विद्यार्थी के बराबर आ जाऊंगा जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख में क्या होगा कि आप सोचेंगे कि एक बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं उससे भी अच्छा प्रदर्शन करूंगा। परिहार में भी ऐसा ही होगा कि ये परिहार महारत और परिहार प्रदर्शन है कि प्रदर्शन करने के लिए आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, और परिहार में क्या होता है कि आप मेंटेन करते हैं कि मैं पीछे ना हो जाऊं। प्रदर्शन में आप किसी से आगे जाने की अपेक्षा करते हैं। तो यह तीनों तो है नहीं यहाँ पर जो है वो है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो देखिए, कठोर पाठ्यक्रम नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, लचीला पाठ्यक्रम है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की बात हुई है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, गलत बात है। परीक्षा के लिए सीखने के बारे में बात हुई ही नहीं है। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाने के बारे में बात नहीं हुई है।
आकलन के जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हुई है, निरंतर आकलन की बात हुई है, योगात्मक की नहीं। योगात्मक मतलब एक ही बार आकलन करने की बात नहीं की गई है, बार बार आकलन करने की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने दिसंबर 2021 का यह पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।